नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पेपर समय समय पर हम आपको सॉल्यूशन करवाते आए हैं। पेपर IREL का है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का, और टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन का ये पेपर है जिसका पार्ट 1 25 क्वेश्चनों का मैं आपको सॉल्यूशन पहले प्रोवाइड करवा चुका हूँ। इसमें कुल 50 क्वेश्चन है जिनका पार्ट 2 यानी 26 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। वैसे ओवरऑल पेपर आसान ही रहा था, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, इसलिए आप फटाफट से बस एक बार नज़र में से निकाल लीजिए इसको कि कौन सा नया क्वेश्चन था जिसे हमें सीखने की ज़रूरत है। बाकी तो लगभग आपको ये आता होगा पेपर आराम से, क्योंकि ईजी पेपर था, ज़्यादा कोई टफ जो है इसमें सवाल नहीं पूछे गए थे। चलिए शुरू कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक बटन दबा दीजिए और 2 दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर कर देना। देखिए, सवाल नंबर 26 आपके सामने है। 26वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक फ्यूज हो गया लैंप या ख़राब पंखा आपको बदलना है तो सबसे पहला और सबसे सुरक्षित काम कौन सा है। बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले काम करने की बात कर रहा है तो हम मेन स्विच को ही ऑफ करेंगे भी। जब तक सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो काम करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। रबर के ग्लव्स पहनना, लकड़ी के स्टैंड पर खड़े होना, ये तो बाद के ऑप्शन है सारे। ये सबसे पहला पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट सेफ्टी एक्शन होता है पावर डिस्कनेक्ट करेंगे। प्रैक्टिकली भी यही काम करवाया जाएगा आपसे भी। जब भी किसी मशीन पर काम करने जाते हैं तो हम खुद पहले से सप्लाई ही ऑफ करेंगे, सीधी सी बात है। चलिए 27वां सवाल देखिए, आसान से ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो फटाफट से मैं आपको इसके उत्तर ही करा देता हूँ, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए सवाल पूछा जा रहा है, तो दोस्तों प्रतिरोध नापने के लिए हम ओम मीटर का उपयोग करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या समझना है आप सबको जानते होंगे, क्योंकि एम्पीयर मीटर जो होता है वो विद्युत धारा नापने के काम आएगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के काम आएगा, वाट मीटर पावर मेजरमेंट के काम आता है, यानी जब शक्ति का मापन करना हो तो वाट मीटर का यूज करेंगे। ठीक है, यानी ए ऑप्शन अपना यहाँ बिल्कुल अभी फ़िलहाल के लिए सही है। आगे क्या पूछ रहे हैं देखो, 28वां क्वेश्चन, पी टाइप का अर्धचालक बनाना है तो पी टाइप में दोस्तों अपन लेते हैं इंडियम, गैलियम और बोरॉन। डी ऑप्शन आपके सामने है, ठीक बात है। वैसे अगर कोई आपसे पूछे तो ध्यान रखना है, पी टाइप बनाने के लिए हम 3 संयोजकता की अशुद्धि मिलाते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि की डोपिंग करवाते हैं। 3 संयोजकता अशुद्धियों के नाम क्या क्या है, अगर कोई आपसे ये पूछे ना तब आपको उत्तर देना है इंडियम, गैलियम और बोरोन। चलिए इसी के साथ एन टाइप पर भी चर्चा कर लेते हैं। एन टाइप के लिए 5 संयोजकता वाला होता है, और ये सारे ऑप्शन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके अलावा एक और होता है बिस्मथ बोलते हैं उसे, वो भी यहाँ अगर ऑप्शन में होता तो आपको उत्तर उसका भी करना था। चलिए 29वां क्वेश्चन देखो आपके सामने है। सवाल नंबर 29 क्या पूछ रहा है अपन से, समांतर में जोड़े गए सेलों का प्रयोजन क्या है, यानी सेलों को समांतर में क्यों जोड़ते हैं। भाई इससे आसान तो कोई आपसे क्या ही पूछेगा यार। समांतर में सेल जोड़ते हैं जब हमें धारा क्षमता में वृद्धि करनी हो, और अगर आउटपुट वोल्टेज वृद्धि की मैं बात कर लूँ आपसे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको तब करना है जब सेल श्रेणी क्रम में होते। ठीक है, 30वां सवाल कह रहा है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहाँ काम में आएगा। प्रेरित ईएमएफ की दिशा, जो जनरेटर है उसमें इंड्यूस ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी हो तो राइट हैंड आएगा, और अगर चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करना हो जैसे मोटर हो गया तो उसमें फिर आपका लेफ्ट हैंड रूल आ जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 31वां क्वेश्चन देखो आपके सामने दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा है, किस एम्पलीफायर में पावर गेन सबसे ज़्यादा मिलती है। माय डियर, पावर गेन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की सर्वाधिक होती है। यही रीज़न है कि हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को सबसे अधिक काम में भी लेते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ट्रांजिस्टर विन्यास कौन सा है या एम्पलीफायर विन्यास कौन सा है, तब भी आपको यही उत्तर करना है। और जो इसमें बड़ा सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस।
तो 180 डिग्री का फेज अंतर इसके इनपुट और आउटपुट में होता है। कॉमन कलेक्टर के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि करंट गेन इसकी सर्वाधिक होती है और वो होती है गामा। कॉमन बेस के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी वोल्टेज गेन सर्वाधिक होती है, जबकि इसकी करंट गेन जो होती है वो इकाई से भी कम होती है, लेस देन यूनिटी आती है। उत्तर करना होता है आपको अल्फ़ा, करंट गेन अल्फ़ा बोलते हैं उसे अपन, ठीक है। देखो अगले दो और सवाल है आपके सामने, 32वां 33वां है, एक साथ ही कर लेते हैं इनको। क्या कह रहे हैं 32वां सवाल कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कभी धारा नापने के काम में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन को तो मैंने भी आपको कई बार दबाव देते हुए बताया है। दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये केवल एक वोल्ट मीटर ही हो सकते हैं। हालांकि फिर उस वोल्ट मीटर को एक वाट मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो कई बार वाट मीटर के जब 3 प्रकार पूछते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक को साथ में बता देते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक केवल वोल्ट मीटर ही होते हैं, ध्यान रखना। जबकि हॉट वायर, चल कुंडली और ये मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल, ये तीनों जो है वो एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर दोनों हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो केवल वोल्ट मीटर ही होता है। अगला देखो 33वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सी मोटर सबसे कम शोर करेगी। इसके लिए उत्तर आएगा हिस्टैरिसीस मोटर, क्योंकि इसके रोटर पर ना तो कोई स्लॉट होता है और ना ही कोई टीथ होता है। रोटर पर किसी प्रकार का कोई दांता नहीं होता है, कोई स्लॉट नहीं होता है, इसलिए इसे मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन मुक्त मोटर माना जाता है। यानी यांत्रिक और चुंबकीय कंपन रहित मोटर कौन सी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपको डी उत्तर ही करना है। साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में इसका इसीलिए उपयोग करते हैं, रोटर कठोर क्रोमियम स्टील का होता है, हिस्टैरिसीस लॉस के सिद्धांत पर काम करती है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आई होप आप चीज़ों को याद भी अच्छे से कर ही रहे होंगे। आगे देखो सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, लघु परिपथ की स्थिति में फ्यूज नहीं उड़ने का कारण क्या है। दोस्तों अगर फ्यूज बहुत ज़्यादा मान का होगा तो नहीं उड़ेगा, सीधी सी बात है ना। 6 एम्पियर का सर्किट है और मान लीजिए कि इस सर्किट में आपने 63 एम्पियर का फ्यूज लगा रखा है, तो ये जल्दी से नहीं उड़ने वाला। यानी फ्यूज की अगर रेटिंग बहुत अधिक है तो शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन पे नहीं उड़ेगा। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी किस बात पर निर्भर करती है दोस्तों, कोर लॉस पर निर्भर करती है। यानी उसकी जो कोर है ना उसमें लोहे हानि का मान कितना है वो डिसाइड करेगा एफिशिएंट कितना है। किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है। देखो प्रतिरोधकता सबसे कम उसी की है जिसकी चालकता उच्च हो, और चालकता के मामले में जब चांदी ऑप्शन हो तो हमें चांदी छोड़कर दूसरा कोई ऑप्शन करना ही नहीं है। बैटरी का उपयोग क्यों करेंगे, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, विभवांतर बनाए रखने के लिए या विभवांतर प्रदान करने के लिए। यानी हमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ये हमें प्रदान कर सके, वहाँ के लिए हम बैटरी का यूज करते हैं। बाकी और चीज़ें भी देखो ना, अब अंतर पता लग रहा है। धारा नापने के लिए एम्पीयर मीटर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट होने पर रक्षा फ्यूज या एमसीबी करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर आएगा, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना यहाँ पर, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ सही रहेगा। चलो देखो 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल से ये फटाफट देख लो कि कौन सा कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है क्या, बाकी इसमें ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन कोई और, है ना। ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है ना ये हमेशा वोल्टेज के मान को परिवर्तित करता है, ये ध्यान रखना। वोल्टेज को मान को बदलता है, इसलिए धारा कम या ज़्यादा हो जाती है, जबकि पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी जो है ये दोनों ही इसमें नियत रहते हैं, ये दोनों इसमें कांस्टेंट रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ठीक है। वैद्युतिक परिपथ में स्विच का काम क्या है, ओपन और क्लोज द सर्किट, यानी परिपथ को खोलना और बंद करना, ठीक है। बाकी ऑप्शन जब आप देखेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि हाँ यही ऑप्शन रह रहे हैं और कोई उत्तर भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में पैसिव घटक कौन से हैं, पैसिव इंडक्टर होगा, रजिस्टर है तो वो होगा, कैपेसिटर होता तो वो होता। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो SCR, जिंदर डायोड, वैक्यूम ट्यूब, ये सब के सब एक्टिव कंपोनेंट है। विद्युत का चालक निम्न में से कौन है, देखो अब्रक नहीं हो सकता, रेत नहीं है, कांच नहीं है, डी ऑप्शन ही आएगा। टेप वाटर, यानी नल का जो जल है वो एक चालक की भांति यहाँ पर काम कर सकता है।
42वां क्वेश्चन कह रहा है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ किसके व्युत्क्रमानुपाती है। भाई अगर आपको फॉर्मूला याद है तो एक बार लिख लो, 5ZNP60A। अब व्युत्क्रमानुपाती वो होता है जिसके नीचे वाली संख्या हो। ए कौन है? समांतर पथों की संख्या। डी उत्तर आ जाएगा ना, पैरेलल पाथ कर देना, ठीक है। आर्मेचर में समांतर रास्तों की संख्या होगा। JFET में कितने टर्मिनल होते हैं? पूरा नाम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और 3 सिरे होते हैं। कौन कौन से? गेट, ड्रेन और सोर्स, ठीक है। गेट, ड्रेन, सोर्स नाम के 3 सिरे होते हैं। आपको यहाँ डी उत्तर कर देना है। 44 नंबर, सॉरी सी उत्तर कर देना है। 44 नंबर क्वेश्चन देखो, विद्युत से जुड़ा खतरा कौन सा है? देखो तार पर अगर इंसुलेशन टूटा हुआ होगा तो शॉर्ट सर्किट की संभावना है ना। परिपथ अगर ओवरलोड होगा तो भी फॉल्ट होने की संभावना है। और विद्युतीय उपकरणों के पास आपने कोई ज्वलनशील सामग्री रखी है तो आग वो भी पकड़ लेगी। डी उत्तर आएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर विद्युत से जुड़ी हुई आग या खतरे से संबंधित है। 45 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 45वां सवाल, 45वां सवाल काफ़ी अच्छा है भाई। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाले का पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा काम करने वाले को बोलते हैं लाउड स्पीकर। अगर माइक का सवाल पूछे या माइक्रोफोन का पूछे तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है। यानी माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वैसे इन दोनों को ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है ना, दोनों बात एक ही है। माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर दोनों को ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। अब इसी उत्तर कर देना, लाउड स्पीकर सही है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट का आउटपुट उच्च होगा जब कोई भी इनपुट एक या एक से अधिक उच्च हो? तो ऐसा और गेट करेगा दोस्तों, क्योंकि और गेट में क्या होता है, A+B होता है। अगर दोनों में से कोई भी एक आउटपुट हाई है तो यह आउटपुट हाई देगा। क्यों देगा? क्योंकि यह समांतर जुड़े हुए स्विचों की भांति होता है, समांतर स्विच की भांति होता है, इसलिए कोई भी एक आउटपुट उच्च होते ही ये क्या करेगा, उच्च दे देगा। जबकि नॉर गेट उल्टा देता है। एंड गेट तब आउटपुट हाई देता है जब सभी इनपुट हाई हो, और नोट गेट को तो इन्वर्टर गेट बोलते हैं, ये तो चलता ही उल्टा है। अगला सवाल देखो भाई, जो चुंबक के द्वारा दुर्बल तरीके से आकर्षित होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 2 चीज़ें हैं। वीकली अट्रैक्ट यानी केवल कुछ आकर्षित हो रहे हैं तो पैरा चुंबक कहेंगे। अगर स्ट्रोंगली अट्रैक्टिव होता तो लोहे चुंबक बोलते। और अगर प्रतिकर्षित लिखा होता यानी स्लाइटली रिपल्ड लिखा होता तो प्रतिचुंबकीय कर देते। ठीक उत्तर है, कोई दिक्कत आपको है नहीं, मुझे पता है क्वेश्चन आसान है, समझ जाएंगे उत्तर देखेंगे तो। 48वां सवाल देखो, वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए कौन सा डायोड काम में आता है? तो भाई जिनर डायोड ही आएगा वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, तो किसको बताने की ज़रूरत है, बताओ। आगे, अल्टरनेटिंग धारा के मामले में क्या होता है? पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन, नियमित अंतराल पर दिशा विपरीत होती रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही तो काम होता है। AC इसी का तो नाम है। और भैया ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी अधिकतम कब होती है? जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस एक दूसरे के बराबर हो तब होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन टोटल। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखना। हो सके तो मैं तो यही कहूँगा कि 1 से 50 तक पूरा पेपर आप एक बार पढ़ लें। दोनों वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें। हो सके तो वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें।